आज हम लोग करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। ये यूनिट 4 है और यूनिट 4 में इसमें दो पार्ट हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं। एंड ये इसमें हम लोग जो है वो इंटरफेरेंस में देखेंगे लाइट क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में से हम लोगों को जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको हम जनरली ट्रीट करते हैं लाइट से, क्योंकि हमारी आइज़ उसी को सेंस कर पाती है ना। वो जो पर्टिकुलर रीजन है, यानी 3500 से 8200 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका ये डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्या है कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। फिर हम पहुंचते हैं वेव नेचर में, और वेव नेचर को ही ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू सपोर्ट करता है। मतलब इंटरफेरेंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको कौन दिखाता है, ये किसको सपोर्ट करता है, वेव नेचर को। तो इंटरफेरेंस क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवल अलोंग इन अ सेम लाइन इन अ medium, then due to the superposition there is a modification in the intensity of light, and this is known as interference of light. तो by the definition it is very clear, then there should be two or more waves, है ना। तो टू और मोर वेव्स अगर एक साथ जा रही हैं, और मान लीजिए टू वेव्स की इन जनरल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो टू वेव्स हैं तो उनके बीच में कांस्टेंट पार्ट डिफरेंस है, जीरो पार्ट डिफरेंस होता है। तो हम लोग कहते हैं कि दोनों जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। तो कोहेरेंट सोर्सेज मिलकर क्या बनाते हैं, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो अगर हम लोग देखें किसी भी समय जो वेव इक्वेशन है उसको हम लोग किससे देखते हैं, y इक्वल्स a sin ओमेगा t। तो अगर ये y1 इक्वल्स a1 sin ओमेगा t, और मान लीजिए y2 इक्वल्स है a2 sin ओमेगा t प्लस 5, तो इट मीन्स देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज 5। और उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है कि a1 है a2 आर द टू amplitudes of the wave that are traveling in a same line, and now the interference take place। तो इंटरफेरेंस जब भी होगा तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 इक्वल्स 5, एंड स्क्वायर ऑफ दिस इज 25। अगर हम इसको इंडिविजुअली स्क्वायर लें तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है वो कितना होगा, 13। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी का मॉडिफिकेशन जो है वो एक अलग तरीके से होता है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ना होकर क्या होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होता है। अब ये एक ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि a1 a2 इक्वल हो, a1 a2 इक्वल ना हो तो हमारे पास आई मैक्सिमम क्या आता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यानी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों वेव अगर मान लीजिए a1 इक्वल से a2 होता तो आपको एक बड़ी एम्पलीट्यूड मिलता है ना। तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। और जब हम इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव साइड में होगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। ये ग्राफ के बारे, ये एम्पलीट्यूड्स का है, ये इंटेंसिटी का नहीं। आई मैक्सिमम इक्वल से प्लस a2 इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम। मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इवन दो इंटेंसिटी इज मिनिमम, दैट वाई ये मिनिमम होने के बावजूद या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव में कोई लोअर वैल्यू होगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग कैसे देखते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी। एक हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन दे आर ब्राइट फ्रिंजेस, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर उसमें इस समय इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो दो वेव मिलके क्या बनती है, तीसरी वेव बनती है। जैसे दो कलर मिलके तीसरा कलर बनेगा, मगर वो बनेगा उन्हीं दोनों कलर से, मगर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्वाइट डिफरेंट होंगी। तो वैसे यहाँ पे दो वेव मिलके तीसरी वेव बनेंगी, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स है। तो अब ये कह रहे हैं कि आई मिनिमम क्या होगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। और उस समय अगर हम ये आउट ऑफ द फेज अगर ये जा रहा है तो ऐसे आपको मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो है। अब हम लोग देखें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमने देख लिया। पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि जैसे अगर एक कंप्लीट वेव है तो एक कंप्लीट वेव में, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर यहाँ पे एक कंप्लीट वेव है तो हम लोग कहेंगे कि इसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक में लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना होगा, ये टोटल पाथ कितना हो जाएगा इसका, लैम्डा, और फेज कितना हो जाएगा 2 पाई। मतलब एक कंप्लीट वेव में फेज कितना होता है 360 यानी 2 पाई, और पूरा पाथ क्या होता है लैम्डा। और जब भी कोई वेव चलती है तो हम पाथ और फेज डिफरेंस के बेसिस पे ही उसकी पोजीशन का मैक्सिमम और मिनिमा
निकालते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इस डायग्राम में क्या बना हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस होगा क्या। मान लीजिए कि अगर दो सोर्स हैं, इसी को थोड़ा सा और पीछे ले जाएं और ऐसे एक लाइन खींच दें तो ये यंग्स डबल स्लिट हो जाता है। जो लोग 12th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। तो अब अगर ये यंग्स डबल स्लिट होती तो उसमें भी हम लोग यही करते। तो अगर मान लीजिए S1 S2 दो सोर्सेज हैं और पॉइंट P पे हमको देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि S2 से P और S1P, तो S2P एक बड़े पाथ की ओर है, S1P एक स्मॉल पाथ है, तो दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, एक पाथ डिफरेंस जनरेट होगा। और उस पाथ डिफरेंस से हम लोग देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, और उस बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव, यानी मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी या डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये हो गया है ना ये। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत बार हम बता चुके हैं इसको। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और इसी तरीके से पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के इसी कंसेप्ट को थोड़ा और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए होगा, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कंडीशन फॉर मिनिमा होगा डार्क फ्रिंजेस के लिए। टू अचीव ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा, है ना, हम लोगों को क्या चाहिए होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि डार्क फ्रिंजेस के लिए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या चाहिए, 2 एन लैम्डा बाई 2, और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या चाहिए उसका, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2। अगर ऐसा कुछ भी होता है, मतलब पाथ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट S1P टू S2P, है ना, S1P टू S2P, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल इवन मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए, अगर इवन मल्टीपल है तो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस, और अगर ऑड मल्टीपल है तो क्या बनेगा, डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, और ये एक फार्मूला है जो व्रत पढ़ भी सकती है कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। तो यंग्स डबल स्लिट में हम लोग कहते हैं डी लैम्डा बाई डी या डी लैम्डा बाई 2D। अगर हम लोग सोर्स, इन दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस को 2D एज्यूम कर लेते हैं तो ये फार्मूला इस टाइप से हो जाता है, बीटा इक्वल्स डी लैम्डा बाई 2D। अब एक बात और देख लेते हैं, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेव्स हैं, है ना, एक की A1 है मान लीजिए 10 और A2 है 1, तो अब क्या होगा, हाँ, तो अब ये कह रहे हैं व्हेन टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, है ना, कोहेरेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इतनी अगर वो कोहेरेंट नहीं होगा तो वो ओवरलैप कर जाएंगी और आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल एंड वेरी नियरली इक्वल। अब मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, यहाँ सस्टेन इंटरफेरेंस के साथ दिक्कत होगी परसिस्टेंस ऑफ विजन, दैट हाउ आवर आइज आर एबल टू डिस्टिंग्विश द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। If our eyes are not able to distinguish the dark and bright fringes, it means we are not able to understand that how is the interference pattern is. So right now, for an example, we can see it in a better way, that if the amplitudes are 10 and 9, therefore the I max equals 10 plus 1 whole square, and I minimum is 10 minus 1 whole square. It will become 121 and it will become 81. And now the ratio, यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, आई मैक्स टू आई मिन, ये हो जाएगा 121/81, दैट इज़ अराउंड 1.5। और अगर हम लोग देखें कि अब यहाँ क्या करें, एक 10 था एक 1 था, अब अगर हम देखें कि इफ़ द इंटेंसिटीज, इफ़ द मैग्नीट्यूड्स आर, है ना, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव इज़ क्वाइट नियर, मतलब एक का A1 का भी 10 है और A2 का भी 10 है, तो उस समय क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमा हो जाएगा 10 + 10 होल स्क्वायर, और आई मिनिमा हो जाएगा 10 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 0। रेशियो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इट मीन्स वी आर, अगर मान लीजिए कहीं 400 एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी और दूसरी तरफ 0 है, नाउ वी आवर आइज कैन differentiate between the two
इंटेंसिटीज व्हेन द रेशियो इज़ इनफाइनाइट वेरी इजीली। अगर कहीं पे एक कमरे में बल्ब जल रहा है और एक में नहीं जल रहा तो हम बड़ा आसानी से पता लगा सकते हैं, रादर देन कि अगर एक जगह 100 का जल रहा है और दूसरी जगह 80 वाट का जल रहा है तो वो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या होगी कि वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कि हाँ ये डार्क है ये ब्राइट है, उस समय थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो हमको देखना है, वो देखना है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। हम इंटरफेरेंस को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात समझ गए। द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक इसलिए होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग λ/2 की बात करते हैं, λ2n-1 λ/2 की बात करते हैं, n λ/2 की बात करते हैं, तो ये क्या है, वेवलेंथ का हाफ है। मगर एक ही वेवलेंथ होगी तो मैक्सिमम मिनिमा को हम देख सकते हैं। अगर बहुत सारी वेवलेंथ है तो उसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। द सेपरेशन बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्स मस्ट बी स्मॉल एंड बट द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज बिकॉज वी हैव टू सी द फ्रिंज विड्थ। बीटा के लिए क्या जरूरी है, डी की वैल्यू ज़्यादा हो, 2d की वैल्यू कम हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो बीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये भी ये कम होती जाएगी। तो हमको क्या मैनेज करना है, हमको फ्रिंज विड्थ कैसी चाहिए होगी, थोड़ी दिखने लायक, है ना। मतलब थोड़ी चौड़ी होगी तो थोड़ी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो हम उस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को आसानी से देख सकते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किए इंटरफेरेंस पैटर्न के। इंटरफेरेंस पैटर्न का भी किया और बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था इंटरफेरेंस का। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीज़न ऑफ वेवफ्रंट की, और सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। ये कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्स और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले उसमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।